कोल्ड और कोराइज़ा के बाद दूसरा जो सबसे कॉमन कंप्लेंट जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास आता है वो होता है डायरिया। डायरिया में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान इसलिए देना पड़ता है क्योंकि बॉडी से इवैक्यूएशंस हो रहे हैं, बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो रहा है। तो आपको उस पेशेंट का डिहाइड्रेशन मैनेज करना पड़ता है कि कहीं वो डिहाइड्रेट ना हो जाए, कहीं वो पेशेंट के अंदर बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए अगर कोई डायरिया का पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप उसको एक ORS चालू करिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। एक ORS चालू करिए, उसको बार बार पानी पीने के लिए मोटिवेट करिए। अच्छा, हमको कैसे पता लगेगा कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है या नहीं है? तो जनरली अगर कोई पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो ये कुछ साइंस हम देख सकते हैं, जैसे उसकी आंखें उसकी थोड़ी सी धंसी हुई नज़र आएंगी, आंखों के अंदर जो ये टीयर्स होते हैं वो बहुत ही कम नज़र आएंगे या एब्सेंट नज़र आएंगे, ड्राई लगेंगी आंखें। अगर आप ज़ुबान उसका देखेंगे तो ज़ुबान भी उसका थोड़ा सा ड्राई नज़र आएगा। स्किन की इलास्टिसिटी थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। पेशेंट को बार बार प्यास लगेगा, पेशेंट थोड़ा सा सुस्त हो जाएगा और पेशेंट काफ़ी देर तक यूरिन पास नहीं कर पाएगा, सलाइवेट नहीं कर पाएगा। अगर इस तरीके के साइंस आपको मिलते हैं तो यानी कि पेशेंट डिहाइड्रेशन में है। या तो आप उसको ORS चालू करिए या फिर एक IV इन्फ्यूजन करिए उसको, ताकि जल्द से जल्द उसके बॉडी के फ्लूइड को रिकवर किया जा सके। अब यहाँ पर होम्योपैथी क्या कर सकती है? तो आपको पता करना है कि ये जो प्रॉब्लम है वो हुआ क्यों है, ये जो डिहाइड्रेशन इसको हुआ है, ये जो लूज मोशन इसको हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल पेशेंट ऐसा कहता है कि मैं शादी में गया था या पार्टी में गया था या कहीं घर में कहीं कोई त्योहार था और हमने कुछ घर पे बनाकर खाया और उसके बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो आप पेशेंट से पूछिए कि शादी में उसने क्या क्या खाया था, और अगर पेशेंट ऐसा बताता है कि उसने कुछ पनीर का आइटम खाया था, वो पनीर अच्छा नहीं था, या उसने कुछ चिकन वगैरह कुछ खाया था और वो चिकन के अंदर कुछ बैड टेस्ट आ रहा था या बैड स्मेल आ रहा था, या कहीं पानी पूरी खाया और पानी पूरी में से बैड स्मेल आ रहा था और वो कुछ ऐसा अजीब सा उसमें स्मेल थी और वो हमने खाया, यानी यहाँ पर फूड पॉइजनिंग हुई है। तो जब भी आपको कोई फूड पॉइजनिंग की वजह से अगर ऐसा कोई मामला देखने को मिलता है तो आपको आर्सेनिकम एल्बम हमेशा याद रखना चाहिए। फूड पॉइजनिंग इक्वल्स आर्सेनिकम एल्बम। फ्रीक्वेंट रिपीटेशन करेंगे तो आर्सेनिकम एल्बम बहुत जल्दी रिकवरी कर देगा। दूसरा, पेशेंट आपको ये बता सकता है कि बर्थडे पार्टी थी या वहाँ पर हमने जाके बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाया, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला हमने खाना खाया, बहुत ज़्यादा उसमें केक पेस्ट्रीज इस तरीके की चीज़ें थी, मिठाई में हमने वो खाया है, और पेशेंट बताता है कि वो थर्स्टलेस है। याद रखिए, पल्सेटिलाइज द मेडिसिन। जहाँ पर भी फैटी फूड की वजह से या ऑयली फूड की वजह से ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए, इस तरीके से पेशेंट को लूज मोशन शुरू हो जाए, यहाँ पर देखो फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ है, यहाँ पर फैटी फूड ने उसको एग्रीवेशन दिया है। तो अगर फूड पॉइजनिंग है तो आर्सेनिकम एल्बम, अगर फैटी फूड या ऑयली फूड या ग्रीजी फूड है तो पल्सेटिला सोचिए। पल्सेटिला के फ्रीक्वेंट डोजेस देने होंगे ताकि जल्द से जल्द रिकवरी हो सके। इसी के साथ मैंने जैसे कि अभी बताया कि इस समय देश में बहुत ठंड चल रही है, शीतलहरी चल रही है और बहुत कई सालों का रिकॉर्ड टूटा हुआ है। अब अगर ऐसे मौसम में जहाँ ठंडी चल रही है, ठंडी लगने की वजह से भी डायरिया हो सकता है। तो अगर ठंडी लगने की वजह से किसी को डायरिया हो गया है या बहुत भीगा है, कहीं वो भीग गया और भीगने के बाद उसको डायरिया शुरू हो गया है, तो आपको डलका मरा याद रखना चाहिए। अब अगर डायरिया के साथ पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पेट में,
इतना ज़्यादा कि स्टूल एकदम एकदम पानी जैसे हैं और एकदम वीक हो गया है, तो आप वहाँ पर वेराट्रम अल्बम सोच सकते हैं। इसी के साथ अगर पेशेंट बोलता है कि बार बार हो रहा है और पेट फूल रहा है उसके बाद मुझे डायरिया हो रहा है, चाइना इज़ द रेमेडी। अगर पेट फूल रहा है तो चाइना है, पेट नहीं फूल रहा है, वॉमिटिंग हो रही है और डायरिया हो रहा है, वेराट्रम अल्बम। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को कई दिनों से एंटीबायोटिक्स चल रही थी और उस एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी डायरिया शुरू हो जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं गट के वही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वही ख़त्म हो जाते हैं ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से। तो ऐसे केसेस में अगर आप नाइट्रिक एसिड को अगर आप फ्रीक्वेंटली रिपीट करते हैं 30 में या 200 में, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और बहुत रैपिड इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। जब भी पेशेंट डायरिया के बारे में आपको बताता है तो पेशेंट से ये ज़रूर पूछिए कि डायरिया जब वो स्टूल पास करता है तो वो स्टूल कैसा है। एकदम एकदम ज़ोरदार आता है, एकदम ज़ोर से आवाज़ करने के साथ, और क्या पेट में कुछ गुड़गुड़ाहट या इस तरीके की कोई चीज़ हो रही है, रम्बलिंग कुछ इस तरीके का गुड़गुड़ कर रहा है क्या पेट। अगर ये पेट गुड़गुड़ कर रहा है, अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इंग्लिश में, ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर पेशेंट कहता है कि डॉक्टर गुड़गुड़ाहट बहुत हो रही है पेट में और बहुत ज़ोर से आ रहा है, इतना ज़ोर से कि पूरा ऐसे कमोड का सीट पूरा ऐसे फैल जाता है हर जगह पे स्टूल, एलोज इज़ द मेडिसिन। जब भी अर्ज जाता है तुरंत भागना पड़ता है, एलोज इज़ द मेडिसिन। और इनफैक्ट मैं ऐसा समझता हूँ कि एलोज इज़ ऑलमोस्ट स्पेसिफिक फॉर एनी काइंड ऑफ डायरिया। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अब तक जिसको भी एलोज दिया है, एलोज ने कभी भी निराश नहीं किया। लेकिन साथ में ये वाला जो मैंने आपको बताया, हाइपर मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये जो गुड़गुड़ की आवाज़ आती है या पेट में जो ग्रम्बलिंग की आवाज़ आती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ हाइपर मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन्स। तो अगर हाइपर मोटिलिटी आपको एग्जामिन करने के बाद पता लगता है तो एलोज से बढ़िया कोई दूसरी मेडिसिन नहीं हो सकती। इसी के साथ एक एलोज से ही मिलता जुलता एक दूसरा मेडिसिन आता है, क्रोटॉन टिग। तो अगर आपको पेशेंट बोलता है कि एकदम नॉर्मल रहता हूँ लेकिन एकदम सडनली आ जाता है डायरिया और मुझे तुरंत भागना पड़ता है, मतलब वहाँ पे गुड़गुड़ाहट नहीं है बहुत ज़्यादा, बस एकदम तुरंत मुझे भागना पड़ता है और बहुत ज़्यादा स्टूल आता है, बहुत ज़्यादा आता है। जबकि एलोज में थोड़ा स्टूल होगा और बहुत ज़्यादा गैस होगा, थोड़ा स्टूल बहुत ज़्यादा गैस एलोज, बहुत ज़्यादा स्टूल क्रोटॉन टिग। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जिनको मैं अपने प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ। मुझे लगता है ये जो मेडिसिन मैंने अभी आपको बताई, जैसे आर्सेनिकम अल्बम, एलोज, ये मेडिसिन, क्रोटॉन टिग, चाइना, ये सब, और वेराट्रम अल्बम, ये सब आपको आपके प्रैक्टिस में डायरिया के केसेस को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। एक डायरिया ऐसा भी होता है कि जब छोटे बच्चों को दांत आने लगते हैं तब डायरिया होता है और उस समय स्टूल थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाता है। कैमोमिला इज ऑलमोस्ट स्पेसिफिक फॉर दैट काइंड ऑफ डायरिया। कैमोमिला एकदम स्पेसिफिक हो जाता है। ये मैं इतने विश्वास के साथ इसीलिए कह पाता हूँ क्योंकि ये सब कुछ मैंने अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल किया है, अपने प्रैक्टिस में मैंने इसको अप्लाई किया है और जब मुझे इसका रिज़ल्ट मिला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।